नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगीड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है सेकंड ग्रेड पेपर 1 की, उसका जो है फाइनल टेस्ट 3 देख रहे थे और अपनी एक क्लास हो चुकी थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे और ये अपना लास्ट एक जो है पेपर है। उसके बाद में आप एग्जाम तक एकदम मस्त रिलैक्स होकर एग्जाम दें और फिर हम 1 जनवरी से वापस जो सेकंड ग्रेड मेन एग्जाम होंगे ना, जनरल एजुकेशन वाले, उनकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करें। इधर आपको नदी दी हुई है और इधर सहायक नदियां दी हुई है, तो ये बताना कि कौन सी नदी की सहायक नदियां जो है सुमेलित है। सबसे पहले कृष्णा नदी की बात करें तो इसकी मुस्सी और कोयना, ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है, तो बिल्कुल इसकी सहायक नदी है। और आपको जो है सहायक नदियां थोड़ी सी याद रखनी है, क्योंकि इस बार पेपर सिर्फ एक ग्रुप में होगा, मतलब जो जीके का एक ही पेपर रखा गया है, तो पेपर थोड़ा सा लेवल के आने के चांस रहेंगे, क्योंकि वरना जो है एक से अधिक ग्रुप में रखते हैं तो जो मैथ साइंस वाले ग्रुप का पेपर होता है वो थोड़ा इजी आता है, ठीक है, लेकिन एक ही रखने के कारण थोड़ा सा लेवल का आ सकता है। तो ये जो है थोड़ा सा जो आपको ये सहायक नदियां भी याद होनी चाहिए। फिर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की आपकी है कामेंग और धनसिरी, ठीक है, ये दोनों की दोनों है आपकी। जो है इसको धनसिरी को धनुसिरी भी कहते हैं, ये भी नाम ध्यान रखना आप थोड़ा। तो ब्रह्मपुत्र की जो है कामेंग और धनसिरी है, वो दोनों सहायक नदियां बिल्कुल। फिर है सिंधु नदी। सिंधु की मानस और सनकोस, ये नहीं है। सिंधु की आपको पता है जो पांच पंचनद है, जो चेनाब है, ठीक है, रावी है, सतलज है, ये सारी की सारी जो है सिंधु की जो है सहायक नदियां हैं। तो मानस और सनकोस है, ये इसकी नहीं है, तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। तो मानस और सनकोस किसकी है? तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। फिर है गंगा। गंगा की महानंदा और सोन है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को सुमेलित पहचानना था। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन बोला, भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र कितने जो है क्षेत्रफल में विस्तृत है। अब जो है इस डेटा को जो है नया डेटा याद रख लेना आप, ठीक है। पिछली बार अपन ने इस पर चर्चा भी की थी कि जो है गूगल पर कुछ अलग दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं, तो वापस जो है इस चीज को याद रख लेना, क्योंकि गूगल वाला शायद पुराना डेटा दिखा रहा है, ठीक है। तो भारत में जो मैंग्रोव वन है उसका कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो है आपका 6740 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंग्रोव वन से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। मैंग्रोव वन आपके जो सुंदरवन डेल्टा है ना भारत में, वहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में। उसके बाद में जो ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो गुजरात में। ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर गुजरात का नाम आता है। तो जो है मैंग्रोव वन है वो सबसे ज्यादा है, 6740 वर्ग किलोमीटर पर। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नाभिकीय ऊर्जा परियोजना से संबंधित नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना से संबंधित स्थान का ध्यान रखना आपको। देखो, सबसे पहले काकरापाड़ा। काकरापाड़ा जो है आपका नाभिकीय संयंत्र है और ये गुजरात में है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो आप क्या है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। फिर केगा, या इसको केग भी कहते हैं, तो केगा जो है ये आपका है कर्नाटक में। कहां पर है केगा? कर्नाटक में। और ये भी क्या, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, तो ये भी सही है। फिर एक कल्पकम। कल्पकम कहां पर है आपका? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। और ये भी आपका क्या है, जो है नाभिकीय ऊर्जा परियोजना या फिर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, कालोल। कालोल क्या आपका? पहली बात तो ये कहां पर है? तो ये भी गुजरात में है, लेकिन ये एक पेट्रोलियम क्षेत्र है या तेल क्षेत्र है। क्या 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 है ये? पेट्रोलियम क्षेत्र है, ध्यान रखना, पेट्रोलियम क्षेत्र है। कौन सा? कालोल। और कौन से राज्य में है? गुजरात में, ठीक है। तो यहां पूछा था कि नाभिकीय ऊर्जा परियोजना से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ये नाम एक जैसे से लग रहे हैं, सारे कैसे है, लेकिन ध्यान रखना कालोल जो है वो गुजरात में, और ये पेट्रोलियम क्षेत्र या फिर हम कह सकते हैं तेल क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 29 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। इधर दिया है पर्वत श्रेणियां और इधर दिया है सर्वोच्च शिखर। सबसे पहले सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी जो है इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका धूपगढ़, ठीक है। कौन सा? धूपगढ़। फिर है नीलगिरी की पहाड़ियां, जो इलायची जो है वगैरह, जो कॉफी वगैरह होती है भारत में सबसे ज्यादा इसी साइड होती है, ये तमिलनाडु के आसपास है। तो ध्यान रखना, नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे जो ऊंचा शिखर है वो है डोडा बेटा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में जो है, हिंदी में नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन मिल सकता है, लेकिन डोडा बेटा भी कहते हैं इसको, ठीक है। कौन सा है? डोडा बेटा। फिर आता है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री जो अपना दक्षिण भारत, जो भारत का मैप है उसमें इस साइड है, ठीक है, इस साइड जो है दक्षिणी सह्याद्री है। और दक्षिणी सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है आपका अनाईमुड़ी, ठीक है। कौन सा? अनाईमुड़ी, ये इस साइड ऐसे है, ठीक है। फिर आता है आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का जो है सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी, ये इस साइड का जो है ना पूर्वी घाट होता है, दक्षिण सह्याद्री के ऊपर की साइड, ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़, नीलगिरी का डोडा बेटा, दक्षिण सह्याद्री का अनाईमुड़ी और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
किस प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। आपको पता है जो राजस्थान की देसी रियासतें थी उनके ज्यादातर जो राजा थे उन्होंने क्या अंग्रेजों का साथ दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो एक प्रजामंडल था जिसमें यह नारा दिया गया कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। ये जो नारा है वो किस प्रजामंडल में दिया गया, तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़ प्रजामंडल में। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल में जो है यह नारा दिया गया कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। कुछ भी अगर आपको लगे कि उत्तर गलत है या फिर गलत बता दिया गया है तो आप कमेंट करके जो है उसको जो है क्लियर कर सकते हो। क्या पता आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो या मेरे से भी गलत बता दिया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 31। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका संबंध किस ठिकाने से था, तो शिवनाथ सिंह का जो संबंध था ना आपका वो था आसोप ठिकाने से। कौन से, आसोप। एक थे आपके आहुआ के जो ठाकुर थे खुशहाल सिंह, तो खुशहाल सिंह का जो है खुशहाल सिंह का संबंध किससे था, तो खुशहाल सिंह का संबंध था आहुआ ठिकाने से। कौन से ठिकाने से, आहुआ ठिकाने से। तो दोनों का नाम ध्यान रखना, शिवनाथ सिंह का संबंध आसोप ठिकाने से, खुशहाल सिंह का संबंध आहुआ ठिकाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के शासन काल में भारत की यात्रा की। बात आ रही है अल मसूदी की। ठीक है, तो अल मसूदी जो है महिपाल प्रथम के काल में भारत आया था। एक जो है जाना माना नाम है सुलेमान। कौन, सुलेमान। ये भी अरब यात्री था। तो ये सुलेमान जो है ये किसके काल में आया, ये मिहिर भोज के, किसके, मिहिर भोज के काल में। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो है 3 जो मिहिर भोज है उसके काल में सुलेमान जो है भारत आया था। तो अल मसूदी किसके काल में आया, जो है महिपाल प्रथम के, और सुलेमान किसके काल में आया, मिहिर भोज के काल में। दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33वां क्वेश्चन बोल रहा सामंत सिंह। सामंत सिंह कौन थे, कानड़ देव के पिताजी का नाम था, जालोर के शासक थे। कहां के, जालोर के। ठीक है, फिर सामंत सिंह ने जो है किसके सहयोग से जलालुद्दीन खिलजी के 1291 के जालोर अभियान को विफल किया। 1291 में जो है जलालुद्दीन खिलजी उसने जो है जालोर पर आक्रमण किया, जहां राजा कौन थे, सामंत सिंह। और सामंत सिंह का साथ देने वाले थे सारंग देव बाघेला, और ये गुजरात के शासक थे। कहां के, गुजरात के। तो गुजरात के शासक सारंग देव बाघेला के जो है सहयोग से जो है सामंत सिंह ने जलालुद्दीन खिलजी को धकेल दिया और जालोर अभियान को क्या कर दिया, विफल कर दिया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34वां क्वेश्चन बोल रहा है बेंगू किसान आंदोलन के दौरान 5 अक्टूबर 1936 को देश में एक विराट सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 500 से अधिक गुज्जर मीणा किसानों ने भाग लिया। तो बात हो रही है गुज्जर मीणा किसानों की। तो 5 अक्टूबर 1936 को बेंगू किसान आंदोलन में जो है कहां पर जो है विराट सम्मेलन हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हिंडोली में। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है क्योंकि आज तक आया हुआ नहीं है, आ सकता है, ध्यान रखना जरूर। 5 अक्टूबर 1936 को कौन सा किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। गुज्जर मीणा ने जो है किसानों ने भाग लिया, जो ये कहां पर आयोजित हुआ, हिंडोली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 35। 35वां क्वेश्चन बोल रहा है मान सिंह कछवा। मान सिंह कछवा कौन हो गया, मान सिंह कछवा हो गया मिर्जा राजा मान सिंह। कौन सा, मिर्जा राजा मान सिंह, या हम कह सकते हैं मान सिंह प्रथम। ठीक है, तो जो मिर्जा राजा मान सिंह थे उनके बारे में जो है कथन दिए गए हैं, आपको सत्य कथन बताना है। सबसे पहली बात तो कि जो है मान सिंह ने इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध हुए सरनाल युद्ध में मुगल सेना के अरावल भाग का नेतृत्व किया। ठीक है, मान सिंह ने इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध हुए सरनाल के युद्ध में मुगल सेना के अरावल भाग का नेतृत्व किया, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर काबुल का सूबेदार रहते हुए मान सिंह ने यूसुफ जई और रोशनाई जो के विद्रोह का दमन किया, तो बिल्कुल सही है। काबुल में किसका दमन किया, यूसुफ जई और जो है रोशनाई जो कबीले थे उनका जो है दमन किया, बिल्कुल सही है। फिर जहांगीर ने अपने राज्यारोहण के समय मान सिंह का मनसब 6000 से बढ़ाकर 8000 कर दिया था, तो गलत है। क्यों, क्योंकि जो है जहांगीर है उसने जो है जहांगीर ने क्या किया था, कम किया था मनसब। मनसब जो है मनसब है वो क्या किया था, कम किया था। ठीक है, सबसे पहले इनको 5000 का मनसब दिया था मान सिंह को, किसने, अकबर ने। ठीक है, और फिर इसको बढ़ाकर जो है ना 5000 को कर दिया था, जो है 7000 तो क्या मनसब और जो है 7000 तो जात व 6000 सवार कर दिए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले क्या था, 5000 जात व सवार थे, लेकिन अकबर ने बाद में बढ़ाकर कितने कर दिए, 7000 जात और 6000 सवार। लेकिन जो जहांगीर है ना वो जैसे जो है शासक बना तो उसने जो है मान सिंह का जो है मनसब क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये बढ़ाने का तो बात ही नहीं है, तो तीसरा तो क्या हो गया, गलत हो गया आपके। ठीक है, फिर मान सिंह ने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में जहांगीर का साथ दिया। तो देखो जो है मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय मान सिंह ने जो कोई भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो ये भी गलत है। तो दूसरा और पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। तो सत्य पूछा तो पहला और दूसरा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36वां क्वेश्चन बोल रहा है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको क्या बताना, सत्य कथन। सबसे पहले अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना दिसंबर 1927 को बंबई में हुई, तो बिल्कुल सही बात है। सबसे मेन ध्यान रखना, मुंबई में हुई थी, ठीक है। उस टाइम मुंबई को क्या बोलते थे, बंबई बोलते थे। कब हुई, 1927 में। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक जागृति उत्पन्न करना था, तो बिल्कुल नहीं था। ये राजनीतिक रूप से जो है सक्रिय होना चाहते थे। किस रूप से, सामाजिक रूप से इनको कोई लेना देना नहीं था, राजनीतिक रूप से जो है सक्रिय होने चाहते थे। और मुख्य उद्देश्य क्या था इनका, मुख्य उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। किसकी, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यह मुख्य उद्देश्य था। तो केवल जो है पहला सही है, इसका जो स्थापना हुई थी 1927 में बंबई में। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 इसका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 37। 37वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कूट की पहचान करें। सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता स्थल से प्राप्त भवनों के अवशेष में केवल ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो गलत। ईंटों का प्रयोग हुआ ही नहीं है, ईंटों का प्रयोग हुआ ही नहीं। गणेश्वर जो सभ्यता है उसमें ईंटों का प्रयोग हुआ ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। किसका, पत्थरों का प्रयोग हुआ है। ईंटों का प्रयोग जो है गणेश्वर सभ्यता में मिलता ही नहीं है, एक भी ईंट नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर गणेश्वर सभ्यता स्थल ताम्र युगीन संस्कृतियों में प्राचीनतम संस्कृति है, बिल्कुल सही है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी है गणेश्वर। गणेश्वर पता है आपको कहां पर है, कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना, सीकर में है। तो ऑप्शन जो है दूसरा सही है, पहला गलत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38वां क्वेश्चन बोल रहा है कालीबंगा से प्राप्त प्राचीनतम जो जुते हुए खेत हैं उनके साक्ष्य किस काल से संबंधित है। तो आपको पता है कालीबंगा जो है 5 स्तर पर जो है यहाँ पर उत्खनन हुआ है। कितने स्तर पर, 5 स्तर पर उत्खनन हुआ है, ठीक है। इसमें जो पहले 2 स्तर है, कौन से स्तर, पहले 2 स्तर, पहले 2 स्तर है इनमें, उनमें जो है प्राक हड़प्पा कालीन जो है सभ्यता मिली है। कौन सी, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, ठीक है। प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, ठीक है। दूसरे जो आगे के 3 स्तर हैं उनमें मिली आपकी हड़प्पा कालीन, कौन सी, हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब बोला इन्होंने कि जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले वो किस काल के हैं, तो ये प्राक हड़प्पा काल के। नोट कर लें क्योंकि अलग से जो है आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा का ऐसा। तो जुते हुए खेत जो है कालीबंगा से मिले सबको पता, लेकिन वो किस काल के हैं, प्राक हड़प्पा काल के। 5 स्तर में जो उत्खनन हुआ है कालीबंगा का, पहले 2 स्तर जो है आपके प्राक हड़प्पा कालीन है और अंतिम 3 स्तर जो है आपके हड़प्पा कालीन है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39। किस चौहान शासक के सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है। तो चौहान शासक था जिन्होंने जो है अपनी रानी सोमलवती है उसके नाम के सिक्के चलवाए, तो वो थे अजमेर के अजय राज। कौन थे, अजय राज। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3, अजय राज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40वां क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपके ऑप्शन नंबर 1 वाली कि आयोग ने वर्ष 1977 में पहली बार समीक्षा परीक्षा का आयोजन किया। समीक्षा परीक्षा होती है जो प्री परीक्षा होती है ना, प्री किसी भी एग्जाम से पहले प्री होती है, प्री एग्जाम, वो जो है सबसे पहले 1977 में आयोजित किया। तो बिल्कुल सही है, इंपोर्टेंट बनता है। सबसे पहले समीक्षा परीक्षा कहते हैं, प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होता है, प्री एग्जाम कहते हैं अपन, प्री मेंस कहते हैं ना। तो प्री एग्जाम का सर्वप्रथम जो है कब जो है संचालन किया या आयोजन किया, तो 1977 में, ठीक है। कांता खतूरिया आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रही है, बिल्कुल नहीं। कांता खतूरिया आयोग की पहली महिला अध्यक्ष नहीं रही है, क्योंकि आयोग में अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष रही नहीं है। अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है, कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है, महिला अध्यक्ष नहीं रही है, ध्यान रखना। आरपीएससी की आज तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है, तो ये गलत हो गया। फिर है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को, ठीक है, समिति याद रखना, सत्यनारायण राव समिति जो है, डेट भी याद रखना 21 अगस्त 1958 के पश्चात आयोग का कार्यालय अजमेर से जयपुर, तो गलत हो गया, अजमेर से जयपुर नहीं, जयपुर से अजमेर, कहां से, जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। डेट सही है, समिति सही है, लेकिन ये वर्ड गलत है। और अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, देखो ये तो सही है, चलो ये गलत है, लेकिन अपन जल्दबाजी में ऑप्शन 3 को देखो, सत्यनारायण राव समिति बिल्कुल सही है, डेट 21 अगस्त 1958 बिल्कुल सही है, ठीक है। के पश्चात आयोग का कार्यालय अजमेर से जयपुर स्थानांतरित हो गया, और अपन क्या करते हैं, सही कर देते हैं। लेकिन अपन थोड़ा सा दिमाग जो है, क्योंकि अपने को जो है कोई चीजें जो है जल्दबाजी में देखने की आदत होती है। और यहाँ पर देखो अजमेर से जयपुर लिखा हुआ है, अगर ये जयपुर से अजमेर होता तब सही होता, पहले जयपुर था और 21 अगस्त 1958 को जो है अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर लिखा अजमेर से जयपुर, तो गलत हो गया, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी और पूरी का पूरा सेंटेंस पढ़ना है। शुरुआत का सेंटेंस सही लग रहा है, देखो
सत्यनारायण राव समिति 21 अगस्त 1958, दोनों ही सही है, लेकिन अजमेर से जयपुर नहीं, जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया था, तो ये भी गलत है। तो केवल एक सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर जो है 40वें का हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 107 के तहत किन्हीं दो पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विवाद की स्थिति में अंतिम विनिश्चय कौन करता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बात हो रही है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 107 की। मान लो कि दो पंचायती राज संस्थाएं, उनके मध्य कोई विवाद हो जाता है, तो अपन जो ज्यादातर क्या दिमाग लगाएंगे, या तो चुनाव आयोग करता होगा या जो है उच्च न्यायालय करता होगा। लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर जान के थोड़ा सा हैरानी भी होगी और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आपको जो नया क्वेश्चन सीखने को मिल रहा है, इसमें उत्तर होगा राज्य सरकार। ठीक है, कोई भी दो पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विवाद है तो उसका निपटारा करेगी राज्य सरकार, ना ही उच्च न्यायालय करेगा, ना ही उच्चतम न्यायालय करेगा और ना ही चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन बोला, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 जो अभी चुनाव हुए अपने, उसमें भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी? तो देखो, राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो आपको पता है, ये पूरे जो मैं अलग से भी बता चुका कि उनके जो क्राइटेरिया क्या रहता है। तो जो 5 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने जो राजस्थान जो विधानसभा निर्वाचन 2023 है उसमें भाग लिया, कौन कौन से? एक तो आपको पता है बीजेपी, ठीक है, दूसरी कांग्रेस, ठीक है, तीसरी थी बीएसपी, ठीक है, चौथी आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल है वर्तमान में ये भी, और 5वीं सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये 5 जो है राष्ट्रीय दल थे जिन्होंने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भाग लिया। तो उत्तर 5 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। विधानसभा अध्यक्ष की निर्वाचन तिथि का निर्धारण राज्यपाल करता है। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष कब निर्वाचित होगा, इसकी जो डेट है उसका निर्धारण आपका कौन करता है? राज्यपाल करता है। सही बात है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। गलत, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को। ध्यान रखना, अच्छी क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। और जो है विधानसभा अध्यक्ष की कोई भी शपथ नहीं होती, अलग से शपथ नहीं होती, अलग से शपथ नहीं होती। जो विधायकों की शपथ होती है वही शपथ इसको लेनी होती है, क्योंकि ये विधायकों में से ही एक होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र क्या उपाध्यक्ष को देता है, ना कि राज्यपाल को देता है। ठीक है, फिर विधानसभा अध्यक्ष नई विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मान लो चुनाव हो गए, 5 साल बाद में दोबारा विधानसभा बनेगी, उसकी पहली बैठक तक जो है वही जो है अध्यक्ष रहेगा। ध्यान रखना। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर है, और जो है आपका ऑप्शन 2 गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 व 3। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे हैं कि इधर जो है आपका मुख्यमंत्री और इधर मुख्य सचिव, और बोला कि सुमेलित नहीं है। अब आपको पता है कि एक मुख्यमंत्री के काल में 4-4, 5-5 मुख्य सचिव रह जाते हैं, और मुख्य सचिव कम से कम 100 पार हो चुके हैं अभी तक आजादी के बाद राजस्थान के। तो कैसे याद रखें कि कौन सा मुख्य सचिव किस मुख्यमंत्री के काल में था? तो देखो, कुछ जो यूनिक नाम है उनको आपको याद रखना है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं, ऐसे में सोचना ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आरपीएससी ने पहले बहुत बार पूछ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे में थोड़ी सी ट्रिक लगती है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको याद नहीं है लेकिन ट्रिक से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अशोक गहलोत के काल में जो है श्रीमती कुशल सिंह थी। बिल्कुल ठीक है, ये महिला थी कुशल सिंह। फिर भैरव सिंह शेखावत के काल में मिठालाल मेहता थे। तो बिल्कुल थे। ठीक है, अब देखना ट्रिक कहां पर आ रही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचना आप। वसुंधरा राजे के काल में सलालुद्दीन अहमद थे। क्या आप देखो, वसुंधरा राजे हैं बीजेपी से। अब आप खुद सोच लें कि उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। वसुंधरा राजे के काल में सलालुद्दीन अहमद नहीं थे। सलालुद्दीन अहमद कहां थे? गहलोत के काल में, अशोक गहलोत के काल में थे ये भी। ठीक है, अशोक गहलोत के काल में। और वर्तमान आपको पता है सुधांशु पंत है। और मोहनलाल सुखाड़िया के जो है टाइम कौन थे? आरडी माथुर थे, बिल्कुल मुख्य सचिव थे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सुमेली। ठीक है, तो सलालुद्दीन अहमद अशोक गहलोत के काल में थे, ना कि वसुंधरा राजे के काल में। क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में जो सत्य कथन है वो बताना है। सत्य बताना, एक ही सत्य, 3 असत्य है। सबसे पहले 25 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, बात यहाँ राष्ट्रपति शासन की नहीं हो रही, राष्ट्रीय आपातकाल की जो पूरे भारत में लगा था इंदिरा गांधी के टाइम। तो 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर नहीं थे, हरिदेव जोशी थे। कौन थे? हरिदेव जोशी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया अपना, पहला तो गलत है। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार को सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही है, तो दूसरा सही हो गया। फिर अगले ऑप्शन देखते हैं, टिक्काराम पालीवाल राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहे। तो यह भी गलत है। राज्यसभा व लोकसभा दोनों के सदस्य रहने वाले एकमात्र जो मुख्यमंत्री है वह जगन्नाथ पहाड़िया। कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया।
ये थे एकमात्र मुख्यमंत्री जो क्या रहे, जो है राज्यसभा व लोकसभा के जो है सदस्य भी रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। राजस्थान में शराबबंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री भी यही थे। ठीक है, शराबबंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री भी कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो 46वां क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जिसकी आयु 64 वर्ष है को राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इस पद पर कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्हें कितने वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, कितने वर्ष तक पुनः नियुक्त किया जा सकता है? आपको पता है जो 2019 संशोधन हुआ है उसके हिसाब से पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो देखो 64 वर्ष का है, 64 वर्ष का एक न्यायाधीश है। ठीक है, वो राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष रहा। और आपको पता है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या तो 3 वर्ष तक रहता है या 70 साल की उम्र तक रहता है। ठीक है, 3 वर्ष रहता है या 70 साल की उम्र तक रहता है। तो यहाँ 64 साल के और मानवाधिकार जो है आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वो क्या हो गए, उनका कार्यकाल भी पूर्ण हो गया तो वो 67 वर्ष के हो गए। ठीक है, 67 वर्ष के हो गए, फिर क्या हुआ, उन्हें पुनः नियुक्त किया जाता है तो कितने वर्ष अध्यक्ष रहेंगे? तो वापस 70 तक रह सकते हैं, तो वापस 3 वर्ष और रह सकते हैं। क्या है, वापस 3 वर्ष तक और रह सकते हैं। ध्यान रखना, पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले था कि पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन 2019 का जो संशोधन हुआ ना, 2019 का जो संशोधन हुआ, 2019 संशोधन के बाद में जो है पुनः नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखना, क्या किया जा सकता है? पुनः नियुक्त। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वापस 3 वर्ष के लिए बन जाएंगे वो, पुनः नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखना, ठीक है, पहले नहीं किया जा सकता था जो मूल अधिनियम था उसमें, लेकिन 2009 जो 19 का संशोधन हुआ था उसमें पुनः नियुक्त का जो अधिकार दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में ये क्वेश्चन भी, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहले आयोग का जो सचिव होता है वो राजस्थान सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी होता है, तो बिल्कुल सही है। फिर आयोग की एक अन्वेषण एजेंसी होती है, जांच एजेंसी, उसका नेतृत्व महानिरीक्षक पुलिस या उससे उच्च पद का अधिकारी करता है, तो बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, फिर बात करते हैं आयोग द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की सूचना आयोग को 1 वर्ष के भीतर भेजने का जो राज्य सरकार का दायित्व है। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ये गलत है। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि अगर राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठाती आयोग की जो कोई भी जो अनुशंसा है उस पर, तो उसको जो है राज्य सरकार से जो वो जवाब मांग सकती है। राज्य सरकार से क्या है, जो है आपका आयोग क्या मांग सकता है, जवाब मांग सकता है, लेकिन जो है बाध्य नहीं है, दायित्व नहीं है। ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है, और तीसरा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पहला और जो है दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 यानी 13 मार्च 1967 से 26/4 यानी 26 अप्रैल जो है 1967 तक लागू रहा, बिल्कुल। और इस समय जो लागू होने के समय कौन थे? संपूर्णानंद थे। संपूर्णानंद क्या थे? जो है राज्यपाल थे, और बाद में बने हुकुम सिंह। कौन? हुकुम सिंह। ठीक है, लेकिन लागू हुआ तब कौन थे? लागू हुआ तब संपूर्णानंद थे, बाद में ये हट गए और हुकुम सिंह बन गए। ठीक है, तो 1967 का जो आपातकाल है उसमें 13/3/1967 यानी कि 13 मार्च 1967 से 24 अप्रैल 1967 तक रहा, बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया, तो यह बिल्कुल सही है, राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया, लेकिन जो अनुच्छेद 352 के तहत नहीं, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी। तो बात क्या कर चुके, अपन ऊपर ही कर चुके कि संपूर्णानंद ने लगाया था, ना कि हुकुम सिंह ने, तो ये भी गलत है। तो केवल एक सत्य है, कौन सा? केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने, कि कोई मामला राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियों में आता है, मतलब राज्यपाल स्वयं के विवेक से कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, तो कोई मामला जो है राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियों में आता है या नहीं, इसके बारे में आखिरी निर्णय कौन करता है? तो स्वयं राज्यपाल ही करता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वयं राज्यपाल ही डिसाइड करेगा कि कोई जो कार्य या फिर जो शक्ति है वो क्या है, कोई मामला जो है उसके स्वयं विवेकीय जो शक्तियों में आता है या फिर नहीं आता। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए
और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। एक तो राज्य काम का न्याय संगत मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता का उपबंध जो है किस अनुच्छेद में आता है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और आपका आता है अनुच्छेद 42 में। तो आप ये आज आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें और जो सामान्य शिक्षा है ना, सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा, उसकी डिटेल से क्लासें लाएंगे अपन, पूरा पेपर 1 करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।